सारे प्रमोटर डेवलपर्स और मेन प्रमोटर आईरो जो ग्रुप है उनको अरेस्ट किया गया। M3M के जो रूप बंसल, बसंत बंसल, पंकज बंसल उनको अरेस्ट किया गया। माहिरा जो माल का MLA उनके लड़के सिकंदर को अरेस्ट किया गया। एम्बियंस जो माल है हमारा गाँव उनके जो मेन प्रमोटर हैं राज गहलोत उनको अरेस्ट किया गया। सुनील दहिया जो विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं जो उनको 2014 में अरेस्ट किया। इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी जो आपको में बनाया जिन्होंने 1500 इन्वेस्टर के साथ 400 करोड़ गोलमाल। अमित कटियाल जी जो है क्रिस रियल टेक के उन्होंने 200 करोड़ रुपये कहते हैं श्रीलंका में इन्वेस्ट लगा दी, यहाँ डाइवर्ट कर दिया। जो रियल एस्टेट में जो भ्रष्टाचार जो इन्वॉल्वमेंट है अधिकारियों की नेताओं उसको एक्सपोज करना चाहिए। ग्लोबल है, वाटिका है, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट ओपनली आज बिना रजिस्टर करे अपने प्रोजेक्ट को बेच। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जहां हम बात करते हैं रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। पिछला जो हमारा टॉपिक था जहां पर हमने बातचीत की थी डेवलपर्स को लेकर, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो है आज हम बात करेंगे। हम बहुत नामी गिरामी डेवलपर्स के बारे में सुनते हैं कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, पीछे का क्या झमेला है ये जानने का प्रयास करेंगे। और अरेस्ट के बाद भी जो है कुछ ही दिनों में वो छूट जाते हैं, और अरेस्ट होते क्यों हैं, क्या रेरा इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है या फिर जो पैसे का गोलमाल चल रहा है वो झमेला क्या है, इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे। और काफी नामी गिरामी बिल्डर्स के बारे में या हम बात करें प्रमोटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। सर, हमने बहुत बड़े बड़े प्रमोटर्स के बारे में सुना, यूनिटेक की बात करें, M3M की बात करें, माहिरा की बात करें या आईरियो की बात करें, कि ये लोग इनके जो प्रमोटर्स हैं अवैध काम करते हैं और फिर पुलिस और ईडी इन्हें पकड़ लेती है। ये पूरा झमेला है क्या, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं पहले। देखिए, मैं अपनी स्टडी को हरियाणा तक सीमित रखूंगा जी, क्योंकि हरियाणा में पूरे भारत के बड़े डेवलपर का इंटरेस्ट है, यहाँ उनके प्रोजेक्ट हैं। और बड़े दुख की बात के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो भी डेवलपर अरेस्ट हुए हैं वो हरियाणा पुलिस ने या हरियाणा डिपार्टमेंट ने अरेस्ट नहीं करा है जी, उसको ईडी ने या दिल्ली पुलिस की OW ने अरेस्ट किया है। और जैसे आपको पता है यूनिटेक की बात करते हैं तो यूनिटेक के भी सारे प्रमोटर डेवलपर्स और मेन प्रमोटर थे उनको अरेस्ट किया गया और काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में रहे। आईरियो जो ग्रुप है उसको अगर ललित गोयल जी की बात करें तो उनको अरेस्ट किया गया। M3M के जो रूप बंसल, बसंत बंसल, पंकज बंसल उनको जो मेन प्रमोटर ये तीन जो दो भाई और उनका बेटा जो है उनको अरेस्ट किया गया। माहिरा जो समालखा से MLA उनके लड़के सिकंदर को अरेस्ट किया गया। एम्बियंस जो माल है हमारा दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे उनके जो मेन प्रमोटर हैं राज गहलोत जी उनको अरेस्ट किया गया जी। सुनील दहिया जो विघ्नेश्वर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं जो उनको 2014 में अरेस्ट किया था, जिन्होंने मानेसर में लगभग 400 इन्वेस्टर का पैसा लेकर लगभग 160 करोड़ रुपए के गायब हो गए थे। वो इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड अम्यूजमेंट लिमिटेड कंपनी है जो आपको घर सेक्टर 29 में बनाया, जिन्होंने सेक्टर 52A में भी उनका एक प्रोजेक्ट था जहाँ लगभग उन्होंने 1500 इन्वेस्टर के साथ 400 करोड़ का गोलमाल किया। अमित कटियाल जी जो हैं क्रिस रियल टेक के उन्होंने 200 करोड़ रुपए कहते हैं कि श्रीलंका में इन्वेस्ट लगा दिए, यहाँ से डाइवर्ट कर दिया। आईरो की बात करते हैं तो आईओ के जो CEO हैं उन पे आरोप है कि लगभग 1800 करोड़ रुपए। M3M पे जो आरोप है उन पे आरोप ये लगाया ईडी ने कि 400 करोड़ रुपए इन्होंने गलत तरीके से डाइवर्ट किया है, साइफन किया है। माहिरा जो समालखा के MLA उनके जो लड़के सिकंदर हैं जो कंपनी संभाले हैं सिकंदर शोकर जी, उन पर आरोप लगा कि 400 करोड़ रुपए उन्होंने डाइवर्ट किया है। एम्बियंस जो मालिक हैं उन पे आरोप ये लगा कि उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर बैंक का एक कंसोर्टियम था उससे उन्होंने लगभग 810 करोड़ रुपए लोन लेके उसको NPA कर दिया गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसको इन्वेस्टिगेशन किया गया और ईडी ने ये पाया कि भाई इन्होंने फंड को मिसयूज करा है, डाइवर्ट किया है और सेल कंपनी नकली कंपनियों में इन्होंने डाइवर्ट किया है। परंतु बड़े दुख की बात है ये सारे डेवलपर जो हैं मेन रूप से हरियाणा के हैं जी। ज़्यादातर प्रोजेक्ट इनके हरियाणा में है। यूनिटेक के जरूर निश्चित रूप से लगभग 6000 के आसपास अलॉटी उनके नोएडा में है, पर यूनिटेक में भी मेन जो प्रोजेक्ट उनके गुड़गांव में हरियाणा में थे और बाकी जो डेवलपर हैं तो सारे हैं ही गुड़गांव के।
तो इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि जैसे महिरा पे आरोप लग रहा है 400 करोड़ रुपए का, जी। M3M पे आरोप है कि 400 करोड़ रुपए का उन्होंने सेल कंपनी के थ्रू उन्होंने मिसयूज करा। आयरो पर आरोप है 1780 करोड़, ये फिगर बोल रहा हूँ। अब आप सोचें, ये बड़ी अजीब सी लगता है कि 400 करोड़ रुपए, 1780 करोड़ रुपए, एम्बियंस पे 810 करोड़ का आरोप है। ये बहुत बड़ी फिगर है। ये तो वो फिगर है जो ईडी ने मान लिया है। तो ये जितना भी अरेस्ट हुए, ये सब अरेस्ट हुए हैं या तो ईडी के कहने से, जी ईडी के एक्शन पर, या दिल्ली पुलिस के ईओडब्ल्यू के कहने पर। जी ज्यादातर इनकी अरेस्ट जो हुई है ईडी ने करी है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए एक्ट के तहत करी है। जी परंतु बड़े दुख की बात है, ये अरेस्ट हुए, इसमें अरेस्ट होने में अलोटी जो है बायर हैं, जी उनको विशेष फायदा नहीं हुआ। ये निश्चित रूप से जो केंद्र में जो बड़े शीर्ष नेतागण बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, उनकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया। और गेम कोई और है। कहा यह गया कि भाई इन्होंने आम अलोटीज का पैसा डाइवर्ट किया है, मिसयूज किया, इसलिए इनको अरेस्ट कर रहे हैं। पर वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद उनको बेल मिल जाती है और सरकार, ईडी, दिल्ली पुलिस, कोर्ट बिल्कुल भूल जाती है। आप अगर M3M की बात करेंगे तो M3M ने 400 करोड़ रुपए आयरो को देकर डाइवर्ट किया और सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज सुधीर परमार जी के खिलाफ जब शिकायत हुई तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उस जज को तुरंत बर्खास्त कर दिया। इतना बड़ा घोटाला कि जज भी इन्वॉल्व है। उसके बाद अब उनको बेल मिल जाती है। मैं आपके चैनल से स्पष्ट कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डेवलपर को अरेस्ट कर रहे हैं जी किसी और वेस्टेड कारण से। इसलिए अरेस्ट नहीं करें कि सेक्टर ठीक हो। जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो भारत में लगभग 8 से 9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है, इतना मजबूत सेक्टर है, इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। आपको बता दूं, जी अगर भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेटर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। जी जी उसके बाद अगर कोई सेक्टर भारत में आम जनता को रोजगार देता है तो वो रियल एस्टेट सेक्टर है। जी उसके बावजूद भी जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उनका जितनी गंभीरता से इस सेक्टर को वेलफेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए काम होना चाहिए था, नहीं हो रहा। खाली बातें की जा रही हैं बड़ी बड़ी, धरातल पे उतना काम नहीं हो रहा। इसी कारण से बड़े बड़े डेवलपर अरेस्ट हो रहे हैं। अब आप खुद देखो, इतने बड़े बड़े घोटाले। जी जी एम्बियंस मालिक ने 810 करोड़ रुपए लोन लिया और कहने को उनका बहुत बड़ा माल गुड़गांव में है, 5 स्टार होटल्स हैं, जी पीछे रेजिडेंस काउंसिल कॉम्प्लेक्स है, गोल्फ स्टेट गोल्फ का पूरा उन्होंने टाउनशिप डेवलप कर रखी है। उसी जगह पीछे बैंकेट हॉल, बड़े बड़े बैंकेट हॉल उन्होंने किराए पे दे रखे हैं, चल रहे हैं। उसके मालिक ये कह रहा है कि मैंने 810 करोड़ रुपए जो जम्मू कश्मीर बैंक के कंसोर्टियम से लिया था, मैं नहीं दे पाया, और वो एनपीए हो जाता है। तो कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि सरकार के जो शीर्ष नेतागण है, और शीर्ष नेतागण का मतलब मेरा हरियाणा के अधिकारियों से नहीं है, केंद्र सरकार के अधिकारियों से और नेतागण से है, जी वो अपना सेटिंग करके ठीक सब चल रहा है, उनको अरेस्ट कर रहे हैं। जब उनका हल हो जाता है वो बेल पे बाहर आ जाते हैं। पर सेक्टर का भला हो रहा है, पर बहुत ना के बराबर हो रहा है। बट यहाँ पर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं लोगों के ऊपर। आप कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व भी इसमें इन्वॉल्व है, बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व है, कि आप किस आधार पर ये बात कर रहे हैं कि ये डेवलपर्स हैं, ये शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व है? किस आधार पर बातचीत कर रहे हैं आप ये? देखिए, क्योंकि हम हरियाणा की बात करते हैं, आपको एक हरियाणा का एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ डेवलपर है महिरा ग्रुप। जी ये समालखा के जो एमएलए हैं धर्म छोकर, उनका लड़के सिकंदर छोकर जी इस कंपनी को चलाते हैं। जी उन्होंने रेरा आने के बाद गुड़गांव में 5 नए प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च करे, अफोर्डेबल, जी और लगभग 5000, मैं रिपीट कर रहा हूं, लगभग 5000 अलोटी से उन्होंने लगभग 400 करोड़ रुपया, मैं अमाउंट बोल रहा हूं, लगभग 400 करोड़ रुपए इकट्ठा करके डाइवर्ट करके वो गायब हो गए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं गायब हो गए? और इसको लाइसेंस दिया, डीटीपी ने दिया। जी जब डीटीपी ने लाइसेंस दिया तो कुछ फॉर्मेलिटी के तहत डेवलपर को बैंक गारंटी देनी पड़ती है, जी जो जमीन होते हैं उसके कागज देने पड़ते हैं। आपको जान के चंबा आएगा, डीटीपी ने ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि डेवलपर ने बैंक गारंटी नकली दे रखी है, बोगस दे रखी है। मतलब कि बैंक की गारंटी उन्होंने नकली कागज बना के दे रखे हैं। जी जो जमींदार के साथ जो एग्रीमेंट थे वो गलत एग्रीमेंट थे, नकली बोगस एग्रीमेंट थे। जी
डीटीपी डिपार्टमेंट को जब पता लगता है कि ये लाइसेंस हमने गलत दे दिया, बैंक गारंटी गलत है, जमींदार के साथ जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट गलत है, डीटीपी ने वो लाइसेंस कैंसिल कर दिया, डेवलपर के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दी और ये कह दिया कि इस डेवलपर को हम ब्लैकलिस्ट करते हैं। परंतु कुछ समय बाद अपने ही ऑर्डर डीटीपी ने रिवर्स कर दिए, सारा कुछ माफ कर दिया। आप डीटीपी डिपार्टमेंट को एक डेवलपर बोगस बैंक गारंटी दे रहा है, जी बिना मतलब कि नकली कागज बना के बैंक गारंटी दे रहा है, उसके बाद डेवलपर कह रहा है, डीटीपी कह रहा है नहीं कोई बात नहीं। अब बात आती है रेरा की। जब रेरा में रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद डेवलपर को क्यूपीआर 3 हर 3 महीने बाद रिपोर्ट देनी पड़ती है। उसे रिपोर्ट देना तो भूल जाइए, लगभग 400 करोड़ रुपया वो डेवलपर डाइवर्ट कर रहा है अलग अलग कंपनियों, नकली कंपनियों में। 400 करोड़ बोल रहा हूं मैं। कौन है वो? एक समालखा के एमएलए हैं, उनके लड़के हैं सिकंदर छोकर जी। उसके बाद बड़ी झमाझमल के बाद ईडी उन पर कार्रवाई कर रहा है और ईडी ये कह रहा है कि भाई हमें सिकंदर छोकर को अरेस्ट करने में 4 महीने लग गए। 4 महीने? 4 महीने। और घोटाला कितना है? 400 करोड़ रुपए का। अब आप मुझे बताइए, क्या एक साधारण एमएलए, इसलिए बोल रहा हूं तो छोटा एमएलए हो गया, अब तो उनकी सरकार भी नहीं है, हरियाणा में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, वो जो एमएलए वो कांग्रेस पार्टी के हैं, तो उनका एमएलए 400 करोड़ रुपया डाइवर्ट हो रहा है। कितने लोगों को उल्लू बना रहे हैं वो? 5,000 अलॉटीज, लगभग 5,000 बेचारे गरीब अलॉटीज। और वो कौन है? वो अफोर्डेबल जिन्होंने फ्लैट लिए हैं जी। इतना बड़ा अमाउंट अगर डाइवर्ट हो रहा है तो क्या डीटीपी डिपार्टमेंट के अफसर इन्वॉल्व नहीं है? ऐसा मैं दावा कर रहा हूं, पॉसिबल ही नहीं है। रेरा ने क्या करा? रेरा के शीर्ष अधिकारी निश्चित रूप से इस घोटाले में इन्वॉल्व थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहें नहीं उनकी लापरवाही होगी, उन्होंने देखा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जी। अब ईडी ने कार्रवाई करी जी। ईडी ने अरेस्ट कर लिया, पर ईडी ने डीटीपी को क्यों नहीं पकड़ रहे? भाई आपने पहले गलत लाइसेंस क्यों दे दिया, फिर रिवोक क्यों कर दिया? नकली बैंक गारंटी होने के बाद आपने एफआईआर लॉन्च कराया तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं कराया? जी। रेरा क्या कर रहा है? मजेदार बात देखिए, रेरा के अधिकारी और डीटीपी के अधिकारी, महिरा वाला बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। बल्कि इसमें तो ऐसी फिल्म बन सकती है कि पूरे वर्ल्ड में फिल्म प्रसिद्ध हो जाए, क्योंकि सारे कागज नकली, जमींदार से जो एग्रीमेंट किया है जमीन का वो बोगस लगा रहा है जी। बैंक गारंटी नकली लगा रहा है, सब कुछ हवा में बात हो रही है। उसके बाद भी डीटीपी के अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। रेरा के अधिकारी अपनी आंख बंद कर लेते हैं। लूट कौन रहा है, पिट कौन रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? एक आम अलॉटीज को। और अफोर्डेबल कौन लेता है? एक साधारण आदमी, क्योंकि 25 लाख का फ्लैट, 30 लाख का फ्लैट एक आम आदमी लेगा जी। तो वो बेचारा अपने पैसे देके फंस गया और 400 करोड़ रिकॉर्ड में डाइवर्ट होता है। उसका ईडी कह रहा है मुझे 4 महीने लगे अरेस्ट करने में। जब ईडी जैसा पावरफुल डिपार्टमेंट को एक यंग लड़के को अरेस्ट करने में 4 महीने लग गए तो एक आम आदमी बताओ कैसे डेवलपर से पैसे ले लेगा? निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आप बिल्कुल स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं कि डीटीपी के अधिकारी और रेरा के शीर्ष अधिकारी निश्चित रूप से महिरा डेवलपर के साथ इन्वॉल्व हैं, मिले हुए हैं, लापरवाही नहीं, मिले हुए हैं। इसी कारण से 400 करोड़ रुपया डाइवर्ट हुआ, घोटाला हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं कि घोटाला 100% शीर्ष अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं। और इसमें ये भी बात आती है कि अलॉटीज को अगर कुछ नहीं मिला, अगर उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है तो क्या उसकी एवज में जो अलॉटीज का नुकसान हुआ उसकी भरपाई हुई? हाँ, हमने बहुत अच्छी बात आपने कही जी। तो ईडी क्या है कि अब उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं जी, माहिरा ग्रुप की, जी, तो उसको वो सीज नहीं कर पा रहे जी, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, फंड वो डाइवर्ट हो जाएगा जी। अब 400 में 50 करोड़ रुपए की सरकार ईडी कहेगी हमने वो प्रॉपर्टी सीज कर ली, ऑक्शन कर ली, क्योंकि अलॉटी बेचे साधारण है, जी, धक्के खाते रहेंगे। अभी तक 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पहले तो पता लग गया था स्कैम हो गए जी। 2.5 साल से तो अलग अलग कोर्टों में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, रेरा में चल रहा है, डीटीपी में चल रहा है, हरियाणा सरकार के पास चल रहा है, पर कोई भी सरकार ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले रही, जबकि तुरंत लेना चाहिए, तुरंत। पर वो सब बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। मुझे डाउट है अभी भी कुछ होगा। अब चुनाव आ जाएंगे हरियाणा में, उसके बाद अगर मान लो सरकार खुदा ना खास्ता बीजेपी कांग्रेस सरकार अगर आ जाती है तो फिर तो जो थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी नहीं होगा। पर मेरा मानना है सरकार तो सब बहाना है, सभी सरकार के जो चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार जी, हो, जी। अंदर से दोनों पार्टी के नेता 100% मिले हुए हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी हम लेना चाहेंगे, जो बात करी कि एमबीएच के जो प्रमोटर है उनको भी अरेस्ट किया गया और एमबीएच
नामी गिरामी नाम है और बिल्कुल जो है टोल टैक्स के पास में है। द लीला होटल की बात करें या पीछे बैंक्वेट्स की बात करें, सब उसके बारे में बातचीत होती है। तो ये लोग एनपीए कैसे दे देते हैं? क्योंकि अभी भी तो इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ है, तो फिर एनपीए किस हिसाब से कर देते हैं? ये क्या झमेला है? देखो, आपने बहुत सी बात करी। जो एम्बियंस का जो हमारे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पे प्रोजेक्ट है, जी जी इसमें एम्बियंस माल बहुत बड़ा माल है, और पीछे 5 स्टार होटल भी है, जी जी और पीछे उनका रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, और उसके पीछे देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े बैंकेट हॉल बने बैंकेट हुए हॉल भी हैं जी। बैंकेट हॉल बने हुए हैं। तो ये सब एक्चुअली क्या है मैडम, एम्बियंस माल जब बना, ये पूरा एरिया ही रिज है, मतलब कि जो दिल्ली में था जी ये फॉरेस्ट लैंड है, परंतु बड़े दुख की बात है ये पूरा पूरा रिज बेच दिया गया और यहाँ बड़े प्रोजेक्ट आ गए। जी उसके बाद माल के पीछे जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ डेवलपर ने गोलमाल कर रखा है। 5 एकड़ जमीन पहले उसने अलग प्रोजेक्ट के लिए दिखाई, फिर उसमें अलग प्रोजेक्ट उसने सैंक्शन करा लिया, और इसमें हरियाणा के 30 डीटीपी के नेता मिले हुए हैं। ये बात रिकॉर्ड में प्रूव हो गई है कि डीटीपी के अधिकारियों की मिली भगत के बिना वो 5 एकड़ का जो प्रोजेक्ट पहले रेजिडेंशियल का पार्ट था, फिर उसमें दोबारा उसको हटा के उसमें एक नया प्रोजेक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया। जी बड़ा घोटाला है। अब ये घोटाला सामने क्या आया है, जिसके आरोप में एम्बियंस के मालिक को लगभग 2 वर्ष पहले अरेस्ट किया। उन्होंने दिल्ली में प्रोजेक्ट के लिए 810 करोड़ रुपए, मैं अमाउंट बोल रहा हूँ, 810 करोड़ रुपए जम्मू एंड कश्मीर बैंक के द्वारा एक कंसोर्टियम बनाया गया। उन्होंने 810 करोड़ रुपए लोन लिया एम्बियंस ग्रुप कंपनी ने, राजगृह जिसके मेन प्रमोटर हैं। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हम लोन नहीं दे पा रहे, वो लोन उन्होंने एनपीए कर दिया, मतलब कि गोलमाल कर दिया। तो जो देखो दिल्ली में इतना बड़ा मॉल है उनका जी ऑलरेडी, जी गुड़गांव में इतना बड़ा मॉल है, एक 5 स्टार होटल है, पीछे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ ही कमर्शियल बिल्डिंग में 5 एकड़ जो जी हम जी बात कर रहे हैं, पीछे और बहुत बड़ी लैंड है। उसका प्रमोटर कह रहा है भाई मैंने 810 करोड़ रुपये लोन लिया, वो एनपी हो गया, मैं अब नहीं दे पा रहा। उन्होंने साफ स्पष्ट वो 810 करोड़ रुपये डाइवर्ट किया है, और वो अब ईडी ने इंक्वायरी करी तो पाया कि भाई ये डाइवर्ट हुआ है फंड, तो उनको अरेस्ट किया गया। अब ये भी देखिए आप, अरेस्ट किसने करा है? ईडी ने। जी हरियाणा पुलिस ने कुछ नहीं करा। हरियाणा में जब प्रूव हो गया था कि 5 एकड़ जमीन उन्होंने गलत ली है, पर फिर भी ईडी उनको अरेस्ट कर रही है। जी अब तो इतने बड़े घोटाले करने के बाद भी आदमी, बड़े डेवलपर को नया लाइसेंस मिल जाता है, फिर वो नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। तो ये तो मैं समझ रहा हूँ कि हरियाणा सरकार को अपनी पॉलिसी के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 810 करोड़ रुपए पैसा किसका है? ये आम जनता का पैसा। जैन साहब, आपने बताया कि 400 करोड़ की बात, 1780 करोड़ की बात, 810 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पर। 810 करोड़ एम्बियंस के जो मालिक है वो कह रहे हैं कि भाई एनपीए हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ये मुद्दे से मैं अलग आपसे एक प्रश्न जानना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी, आम जनता भी इससे मुखातिब होगी। ये जानना चाहूंगी कि यही सारी चीजें आम जनता के ऊपर लागू क्यों नहीं होती? उनके लिए तो रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं, और बात करें रिकवरी एजेंट की, कई लोग तो उसी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। लोगों को कॉल्स आते हैं, उनके परिवार वालों को कॉल्स आते हैं, इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या इनके ऊपर वो चीजें लागू नहीं होती? तो जब भी मैंने आपसे कहा कि जो इतना बड़ा घोटाला होता है, जी इसमें निश्चित रूप से बड़े अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला बिना बड़े अधिकारियों के इन्वॉल्वमेंट के संभव ही नहीं है। जी और बड़े दुख की बात है, आज तक जो हमने डेवलपर का नाम लिए, जी इन सब डेवलपर को अरेस्ट कर लिया गया, परंतु किसी आईएएस अफसर के खिलाफ, किसी आईपीएस अफसर के खिलाफ, या इनकी पहले जो इंक्वायरी हुई होगी, किसी अफसर ने इंक्वायरी करी होगी, जी जी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। M3M में सुधीर परमार जो जज थे, और वो जज किसके थे? सीबीआई के स्पेशल जज। उन पर जब ये प्रूव हो गया कि उन्होंने M3M को कोई फेवर, जज फेवर कर रहा है, जी तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है। तो आप देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा झमेला है। और आम आदमी को अगर आप अपने बैंक से किसी 5 लाख रुपए लोन लो, जी, मात्र जी। 5 लाख रुपए आप किस्त ना दो, आपका अगले दिन आपको घर आके इतना परेशान करेंगे, इतना ह्यूमिलेट करेंगे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी आम जनता तो सुसाइड कर लेती है, आम जनता तो बेचारा अपना और चीज बेच के उनको लोन दे देती है। जी जी 810 करोड़ रुपए एनपीए कैसे हो गया? और ये आम जिस जनता का ही पैसा है, अगर लगाया। ये पैसा है जी किसका? बैंक के पास अपना पैसा कहाँ से है? बैंक जी ने जी तो आप लोगों में पैसा लगा रखा, पता लगा फिर बैंक की दिवालिया हो गया। जी अगर एनपीए बैंक का हो रहा है तो ये बड़े मजेदार बात है कि ना, तो ये निश्चित रूप से, अभी बार बार मैं कह रहा हूं कि
केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो बड़े शीर्ष अधिकारी हैं और नेतागण हैं, वो निश्चित रूप से इन बड़े घोटालों में संलिप्त हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल एक लॉ तो बनाया गया रेरा, क्या ये भ्रष्टाचार कम हुआ रेरा के आने के बाद, कि कहीं पर लगाम लगी हो, या हम बात कहें कि कुछ सिस्टमैटिक तरीके से कुछ बनाया हो रेरा ने कि भाई अब जो है डेवलपर भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, बहुत अच्छी बात है जब केंद्र सरकार ने पाया कि रियल एस्टेट सेक्टर काफी महत्वपूर्ण सेक्टर है और लगभग 8 से 9% आज की डेट में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो केंद्र सरकार ने पाया कि भाई हमारे को इस सेक्टर को रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे इंडिया में बड़े लेवल पर घोटाले हो रहे हैं। जो भी हमने घोटाले की बात करी, तो मात्र हरियाणा छोटा सा है, उस छोटे से पार्ट में गुड़गांव के सारे डेवलपर हैं जिनका हमने नाम लिया। जी जी। तो केंद्र सरकार ने पाया और एक रेरा एक्ट आ गया, उसमें स्पष्ट था कि भाई घोटाले कम से कम हो और इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। इसीलिए ये जो रेरा 1 मई 2017 से पूरे इंडिया में आ गया। और हरियाणा की बात करते हैं तो पंचकुला में 2 अथॉरिटी बनी। पंचकुला में पहले अक्टूबर 2017 में बन गई और गुड़गांव में फरवरी 18 में बनी। परंतु बड़े दुख की बात है, रेरा आने के बावजूद भी जिस गंभीरता से रेरा को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, रेरा के जो चेयरमैन हैं, अलग मेंबर्स हैं, उस गंभीरता से उस कार्य को नहीं कर पा रहे। क्योंकि महिला का जो एग्जाम्पल है वो रेरा आने के बाद ही हुआ है। 5000 अलॉटीज उनकी डिफरेंस, कम से कम मेरे हिसाब से 250-300 कंप्लेंट्स होंगी रेरा के अंदर। तो रेरा को पता लग गया था कि ये डेवलपर घोटाला कर रहा है महिला, पर या तो एमएलए था इन्वॉल्व, इसलिए कुछ नहीं कर पाया, या उनका कोई और इंटरेस्ट था। नहीं तो अदरवाइज 400 करोड़ रुपए कहना आसान है, वो डाइवर्ट कैसे हो जाता है महिला के। तो रेरा भी जिस गंभीरता से उसको काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा। और बड़े दुख की बात है, आज भी यही हाल है। आज भी जो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट हर डेवलपर को अपने प्रोजेक्ट की देनी पड़ती है, वो नहीं दे रहा है, आज भी नहीं दे रहा है। फरवरी 18 से आज जून 24 हो गया है, 6 साल रेरा को आए हुए हो गए। आज भी जो, क्योंकि क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब यही था कि हर डेवलपर को बताना था हर 3 महीने बाद कि मेरे हर प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोजेक्ट उसने रजिस्टर्ड कराया कि इतना माल मेरा बिक गया, इतना भी नहीं बिका, इतना पैसा मेरे को आ गया, इतना पैसा मैंने प्रोजेक्ट में लगा दिया, इतना पैसा मैंने निकाल के अपने लिए यूज कर लिया, क्योंकि इसमें गाइडलाइंस फिक्स है, तो 70% करना पड़ता है। हाँ, तो आज भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ना के बराबर क्वार्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट हो रही है। और दूसरा, रेरा में क्लियर था कि सेक्शन 3 कह रहा था कि आप बिना रिजेक्ट अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर करे बिना नहीं बेच सकते, परंतु आज भी हर बड़ा डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को बिना रजिस्टर्ड करे रेरा में बेच रहा है, लोगों से बड़ी मात्रा में पैसे इकट्ठा कर रहा है। और ये सारी जानकारी रेरा के शीर्ष अधिकारियों का आज गुड़गांव में है, उसके बाद भी काम नहीं कर रहे। मतलब रेरा आने के बावजूद भी जिस गंभीरता से काम इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, इस सेक्टर को ठीक करने के लिए होना चाहिए था, उसमें हो रहा है, पर उसका जो मात्रा है वो मैं समझता हूँ 5 से 10% ज़्यादा से नहीं है। 90% अभी काम करने की आवश्यकता है। जो कि रेरा आ गया, थोड़ा सेक्टर रेगुलेट हुआ, पर मेरे हिसाब से 5 से 10% हुआ। 90% आज भी इसमें, आज भी डेवलपर कैश ले रहे हैं जी। कैश क्यों ले रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। अब 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको जी। पहले डेवलपर कैश लेता था, प्री लॉन्च करता था, और लोगों को पता नहीं होता था कि भाई प्रोजेक्ट कितना बन गया, कितना रह गया, कहाँ पैसा गया। तो तीनों कंडीशन आज भी डेवलपर बड़ी संख्या में वायलेट कर रहे हैं। तो रेरा आज भी क्यों सो रहा है, जबकि उनके पास तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म है। तो रेरा को करना चाहिए ताकि सेक्टर रेगुलेट हो, पर रेरा के आने के बावजूद भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है। कई हजारों करोड़ का घोटाला, इतने बड़े बिल्डर्स, प्रमोटर, फिर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। आपकी पड़ताल के अकॉर्डिंग ऐसा क्या होना चाहिए कि जिससे इन सब चीजों के ऊपर लगाम लग सके? कोई समाधान है जो आप बताना चाहें? हाँ, देखिए, रेरा जब आया 17 में, और हमारे गुड़गांव में, अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो फरवरी 18 में जब रेरा आ गया, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, रेरा में बिल्कुल स्पष्ट है। पहली बात तो आप अपने प्रोजेक्ट को सेक्शन 3 में रजिस्टर्ड करे बिना नहीं बेच सकते। और ये काफी समय तक, जो 18 के बाद काफी समय तक ऐसा रहा जी कि नहीं बेच पा रहे थे जी। परंतु पिछले 1 साल से आज धड़ल्ले से ओपनली हर बड़ा डेवलपर, मैं अगर नाम लूंगा तो बड़े बड़े डेवलपर ओपनली अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जी। एडोर है, सिग्नेचर है, ग्लोबल है,
काफी बड़े वाटिका है। इन मैं जो अभी मुझे नाम याद आ रहे हैं, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट ओपनली आज भी बिना रजिस्टर्ड करे अपने प्रोजेक्ट को बेच रहे हैं जी। तो पैसा किसका लग रहा है? आम आम जनता। जनता का। दूसरा, रेरा में स्पष्ट था कि क्यूपीआर हर 3 महीने बाद हर डेवलपर को अपने रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट की रिपोर्ट देनी है, वो नहीं दे रहा है। तीसरा, डेवलपर आज भी कैश ले रहा है। कैश तो नंबर 2 का पैसा हो गया। तो रेरा को चाहिए थोड़ा गंभीरता से, मेरी सुझाव है रेरा के लिए, क्योंकि ये सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जी। ये लगभग 8 से 9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। इस सेक्टर को अगर आपने ढंग से रेगुलेट नहीं करा, इसको रोबस्ट आपने मैकेनिज्म डेवलप नहीं करा, तो सेक्टर फेल हो जाएगा। तो पूरे इंडिया को नुकसान होगा, हर आदमी को नुकसान होगा, अलॉटी को नुकसान होगा, डेवलपर को नुकसान होगा, सरकार को नुकसान होगा। तो मैं ये आप बताना चाहता हूँ कि रेरा को गंभीरता से जो सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए प्रयास करने चाहिए और अधिक गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। नंबर 2, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी डेवलपर के आगे अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। उनको इन्वॉल्वमेंट, अगर मुझे पता लग रहा है कि फलाना अधिकारी, फलाना जज, फलाना हमारे जो और लोग हैं वो डेवलपर के साथ मिले हुए हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आज भी देखिए, जो अभी बताया मैंने आपको, किसी भी डेवलपर को हरियाणा सरकार ने अरेस्ट नहीं करा। ये सब अरेस्ट हुए हैं ईडी के द्वारा या दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू के विंग के द्वारा। तो हरियाणा सरकार तो इतनी बड़ी है, वो क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रही? तो मेरा ये है कि हरियाणा सरकार भी इंडिपेंडेंटली, जो हमारे यहाँ एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो इन्वेस्टिगेट करता भी है, नहीं भी करता तो गंभीरता से कराई जाए, क्योंकि उसमें हरियाणा का डेवलपमेंट पर फर्क पड़ता है जी। तो उस पर गंभीरता से इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए फेयरली, हॉनेस्टली हरियाणा के मैकेनिज्म को काम करना चाहिए, तब ये सेक्टर ग्रो कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट को गंभीरता से इस जो रियल एस्टेट में जो भ्रष्टाचार है, जो इन्वॉल्वमेंट है अधिकारियों की, नेताओं की, उसको एक्सपोज करना चाहिए। और इससे हरियाणा गवर्नमेंट को फायदा होगा, क्योंकि जब सेक्टर ग्रो करेगा तो हरियाणा को टैक्स ज़्यादा मिलेगा, जो बायर्स हैं, अलॉटीज हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छे डेवलपर अंदर आएंगे, तो ये सेक्टर भी ग्रो करेगा। जब सेक्टर ग्रो करेगा तो पूरा हरियाणा ग्रो करेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अभय जैन जी, जिन्होंने बताया कि आखिरकार इतने करोड़ का घोटाला जो चल रहा है उसके ऊपर सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, रेरा भी कुछ नहीं कर पा रहा, और समाधान जो है अभय जैन जी ने यहाँ पर बताए। बड़ी बात यहाँ पर आती है कि 810 करोड़, 400 करोड़, 1780 करोड़, बोलना बहुत आसान है, मामूली चंद शब्दों में बोला जाता है, बट ये वही पैसा है आम जनता का जो रोटेट हो रहा है, बाहर जा रहा है। बट हरियाणा सरकार चुप्पी साधे हुए है, शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। डीटीपी की बात करें, रेरा की बात करें, इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और बहुत वैलिड पॉइंट जो यहाँ पर बोला गया है अभय जैन जी के द्वारा कि इन सभी के ऊपर अगर किसी ने कार्रवाई की है तो वो की है दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है, या फिर ईडी की ओर से की गई है, या संबंधित अधिकारी जो कि ईडी जो दिल्ली से इन्वॉल्व है उन्हीं के द्वारा की गई है। हरियाणा ने कुछ भी नहीं करा, हरियाणा सरकार ने कुछ भी नहीं करा, हरियाणा पुलिस ने कुछ भी नहीं करा। तो क्या साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि ये सभी इसमें संलिप्त है, या सबको इसकी जो कमीशन है वो घर घर पहुंच रही है? क्या ये चीजें सही है? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगली बार जो है हम बात करेंगे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर। जी हाँ, एक और घोटाला डेवलपर्स का कि जो ईडीसी है क्यों जमा नहीं करा रहे हैं डेवलपर, और सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी। अप्रॉक्स अमाउंट अगर आपको बता दें, जो ड्यू अमाउंट है वो 14,000 करोड़ रुपए है, कम अमाउंट नहीं है। रियल एस्टेट की बात करें, आपको शायद एक झटके के बाद दूसरा झटका लगे कि भाई साहब इतने ज्यादा अमाउंट है जो रियल एस्टेट में इन्वॉल्व है, और ड्यूज भी है, और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही, डीटीपी कुछ नहीं कर पा रहा, रेरा कुछ नहीं कर पा रही। माहिरा होम्स की बात करें, यूनिटेक की बात करें, M3M की बात करें, एम्बियंस की बात करें, बहुत लोगों के ऊपर हमने चर्चा करी आज। ये सब चीजें इन्वॉल्व है, बट ये सब कुछ आपकी जागरूकता के लिए है। आप इसको अभय जैन जी से भी आप परामर्श ले सकते हैं। आपको नीचे जो नंबर है और इनकी मेल आईडी है वो फ्लोट हो रही है, आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है रियल एस्टेट के रिगार्डिंग, या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं समझ आ रहा है कि सही है या गलत है,
रेरा के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या डेवलपर कुछ अपनी मनमानी कर रहा है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जरूर करें, और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।